हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेटा आज की 30 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम इंडियन एक्सप्रेस से आज डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे अगर देखें तो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ कि अभी इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि चाइनीज़ एयर एसेट्स हैं वो लद्दाख मतलब सीनो इंडियन बॉर्डर जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं और चाइना और पाकिस्तान के बीच में टाइज़ हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बट इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहो तो ये आर्टिकल एक बार पढ़ा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी आर्टिकल आप देखोगे फ्रंट पेज पे हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले पेजेस पे। फिर पेज नंबर 4 पे अगर देखें तो यहाँ पर हमारे सामने 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक तो है ये वाला जिसमें ओबीसी एससी एसटी इनके बारे में बताया हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ऑल ओवर अगर नेशनली देखा जाए तो उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा आर्टिकल है। पॉपुलेशन कितनी है, ओवरऑल पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है ओबीसी एससी एसटी इनका, और फिर इसके बाद में इनका अगर पुलिस एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए पुलिस डिपार्टमेंट में थ्रू आउट कंट्री तो वो कितना है, तो उसका कंपैरिजन यहाँ देखेंगे। अच्छा है, डेटा है, काम आ सकता है। ये वाला जो है आर्टिकल जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना एक मेट सेंटर दैट मीन्स मेट्रोलॉजिकल सेंटर स्टैब्लिश किया है, लॉन्च किया है कहाँ पे, ले में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे। तो एक ये आर्टिकल भी देखने लायक है। फिर आप देखोगे ये वाला आर्टिकल जिसमें कोलर लीफ नोज बैट, ठीक है, लीफ नोज बैट। तो इस आर्टिकल में आप देखोगे कि ये जो चमगादड़ है ये वाला, ये कहीं ना कहीं अब बच कितना गया है, केवल इनकी अगर एडल्ट्स के नंबर देखो तो केवल 150 ही रह गए हैं। तो बात आ जाती है कंजर्वेशन की। तो इस आर्टिकल को एक बार देखना ज़रूरी है हमारे लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर पेज नंबर 5 पे हम देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल जिसमें इंडियन नेवी जो है वो अपनी कॉस्ट को कट कर रही है कि कैसे भी करके मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमल कॉस्ट अपन जिसको बोले, उसमें इंडियन ओशियन रीजन के जो चैलेंजेस है जिसमें चाइना सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है, क्योंकि एक तो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है और तीनों आर्म फोर्सेस जो हैं वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं रेडी रहना है। तो इंडियन नेवी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे इंडिया की कोस्ट कितनी ज़्यादा लंबी सारी है, लगभग 7500 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा। तो इस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल रीजन में ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो इंडियन नेवी किस तरीके से अपना काम कर रही है वो देखेंगे, और इंडियन नेवी का कितना एक कह सकते हैं ना कि कैपिटल आउटले मिलता है बजट में, वो भी देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे चलें, एक्सप्लेन पेज पे आप देखोगे एक आर्टिकल है दैट इज़ लेसन फ्रॉम अ पेंडेमिक। क्या क्या सीखा हमने इस पेंडेमिक से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से डरने की ज़्यादा मतलब डरना भी इतना ज़्यादा सही नहीं है, हमें फ़ाइट करने की स्पिरिट आई है। यहाँ पर साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में 10-10 15-15 साल लग जाते हैं, उसको भी आप देखोगे तो केवल 9 महीनों में वैक्सीन डेवलप होकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से इंडिया में भी आत्मनिर्भर भारत की पहल चल चुकी है, तो स्टार्टअप कल्चर को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ सिस्टम भी अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से ही कोविड-19 ने इतना ज़्यादा हार्डशिप का कारण बना है। और वैक्सीन रिसर्च की बात भी करें या फिर न्यू साइंस पॉलिसीज़ की बात करें तो उन पर भी अब गवर्नमेंट्स लगातार काम कर रही है, और इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत काम हो रहा है। तो इस आर्टिकल में आप एक बार देख सकते हो, फौरी तौर पे रीडिंग मार सकते हो कि पेंडेमिक से हमें क्या क्या लर्निंग मिली है। ठीक है, बाकी हम जो डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 2, दैट इज़ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स के बारे में हम देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और रेलवे के लिए और कंट्री के लिए देखेंगे। ये अच्छा आर्टिकल है। बाकी आगे चलें तो इकोनॉमी पेज पे आप देखोगे एक तो आर्टिकल है, आरबीआई ने कहा है कि राइट ऑफ्स जो कर दिए जाते हैं, जैसे बैलेंस शीट होती है ना बैंक की, उसमें से जो लोन एनपीए कन्वर्ट हो चुके हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं, उनको एक बार बैलेंस शीट से बाहर निकाल करके अलग से टैकल किया जाए, बट जो रेगुलर बेसिस पे जो बैलेंस शीट बने वहाँ पर इनको हटा दिया जाए। तो इससे क्या होगा, बैंकों पर एक साइकोलॉजिकल लोड भी नहीं रहता। दूसरा क्या रहता है, इससे बैंक
सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं उन एनपीएस को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर राइट ऑफ कर दिया तो बैंक ने माफ़ कर दिया लोन, नहीं, उसके दूसरे तौर तरीके निकाले जाते हैं। बट जो रेगुलर बेसिस पे जो काम ट्रांजैक्शन होता है ना बैंक्स में, उससे एक बार ऑफ कर दिया जाता है। तो आरबीआई ने कहा ये ठीक रहता है, थोड़ी सी हेल्प कर देता है बैंकों को फंक्शनिंग में अगर एनपीएस को राइट ऑफ कर दिया जाता है तो। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है कि अब जो आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उस पर 8.5% का जो इंटरेस्ट है वो एक साथ दे सकते हो। पहले तो अलाउ किया हुआ था कि 8.25% एक दो और 0.35% का एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करो। अब ये जब विड्रॉल किया जाता है तब जाके ओवरऑल आपको 8.5% मिलता था। बट अब क्या कर दिया गया है कि बोला कोविड-19 की वजह से बड़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ा है, तो इस वजह से ओवरऑल सारी को कंबाइन ही कर दो, सेपरेटली ट्रीटमेंट ना दो। 8.5 8.15 या 0.35 अब सारा का सारा कंप्लीट कर दिया गया है कि 8.5% का ओवरऑल आपको इंटरेस्ट एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, ईपीएफओ में जो पैसा डालते हैं, ठीक है। तो 2 आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओबीसी जो है वो पुलिस फोर्सेज में 25% ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एसटीज़ हैं वो अपना पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में अच्छा उनका फेयर आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन है। ये डेटा आया है BPR&D के द्वारा, जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा बताया गया है। देखो, बैकवर्ड कास्ट की बात करें, दलित्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट इंडियन पॉपुलेशन में 67% इनका पार्ट रहता है, जबकि पुलिस में अगर देखें कंट्री वाइड तो केवल 51% ही इनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अंडर परफॉर्म्ड है, हम कह सकते हैं ये चीज़। और ये चीज़ किसने डिक्लेयर की है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, BPR&D के द्वारा। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, एसटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेटा क्या है वो हमारे लिए देखने लायक है। देखो 14% अगर देखें ओवरऑल सारी पोजीशन में, चाहे वो कांस्टेबल से लेके डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट की बात करें, तो वहाँ तक इस पुलिस में जो रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी दलित्स का, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 2019 में कितना बन के आ रहा है, 14%। जबकि पॉपुलेशन सेंसस जो 2011 में कंडक्ट हुई थी उसमें एससीज की, दलित्स की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 16.6%। तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो कि 2011 का डेटा है उसके हिसाब से देखें तो 2019 में अभी भी दलित्स का रिप्रेजेंटेशन पुलिस में बहुत कम है। एक तो ये ट्राइबल की अगर बात करें तो ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन 8.6% वो पार्ट है हमारे पॉपुलेशन का, एसटीज़ की बात करें तो। जबकि पुलिस में रिप्रेजेंटेशन कितना है इनका, 12%। तो इनका थोड़ा सा बेटर पोजीशन देखने को मिल रही है। ओबीसीज़ की अगर बात करें तो 41% बात करोगे तो 41% इनका रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्सेस में, ठीक है। तो जो 41% आप देख सकते हो ओवरऑल इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन में जो इनका शेयर है वो है 41% ओबीसीज़ का, जबकि पुलिस में रिप्रेजेंटेशन कितना आ रहा है इनका, 25%। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो कर रही है कि जो दलित्स हैं वो और जो ओबीसी हैं वो अपनी पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से अंडर रिप्रेजेंटेड हैं अगर पुलिस फोर्स की बात की जाए। जबकि अगर हम देखें इनको एसटीज़ को तो इनका रिप्रेजेंटेशन ठीक है। फिर बात आ जाती है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की। तो ओवरऑल अगर नेशनली देखा जाए तो वुमेन जो पुलिस फोर्स में पोस्टेड है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 1.11 लाख, कितना कम है। जबकि पॉपुलेशन कितनी है वुमेन की, कितना पार्टिसिपेशन है, लगभग 48%। तो ये चीज़ बड़ी थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ है। फिर इसको थोड़ा माइनर वे में बताया है कि जो नेशनल लेवल की अगर बात करें, जैसे कुछ डिपार्टमेंट जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बात करें तो कितने वुमेन पोस्टेड है, लगभग 6000। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस या फिर कुछ स्पेशल ब्रांचेस जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेटा से डील करती हैं तो वहाँ पर 3632 हैं। इसी तरीके से अगर कुछ और रीजन जहाँ पे हाईली स्किल्ड वे में काम करती है पुलिस, ठीक है, स्पेशल पुलिस यूनिट्स जो कि इंसर्जेंसी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, यहाँ डीलिंग जो होती है, वहाँ पर पुलिस में कितना डिप्लॉयमेंट है वुमेन का, ओनली 516। तो ये डेटा शो करता है कि वाकई में जो पुलिस में पुलिस और पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो वुमेन का
रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। 2019 में डिक्लाइन होता हुआ, क्योंकि 2018 में जहां एवरेज 1 लाख के ऊपर 198 आप देख सकते हो पुलिस, ओवरऑल पुलिस की बात करें कि 1 लाख जनों पे कितनी पुलिस है, तो 2018 में जो 198 जने थे वो घट कर के 2019 में कितने हो गए, केवल 195। तो ये डेटा बड़ा काम का था जिसको हमने डिस्कस किया। आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, आईएमडी ने अपना कंट्री का सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अपना खुद का सेंटर लॉन्च किया है, वो भी कहाँ पे, लद्दाख में, जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो हाइट कितनी है, लगभग 3500 मीटर है अबव सी लेवल। और ये आप देखोगे तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम पे। आपको ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है, दैट इज़ कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हिमालयन रीजन में पहला मेट्रोलॉजिकल सेंटर पहले स्टैब्लिश्ड है, तो ये दूसरा मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और कि लद्दाख में इंस्टॉल करने की वजह, देखो वहाँ पर कुछ की लोकेशंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वेदर के बारे में पता करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि लद्दाख में प्लेन्स भी हैं तो कोल्ड डेजर्ट भी है, हिल्स भी हैं तो क्लाइमेटिक रीजन भी ऐसे हैं कि जहाँ पे एक्सट्रीम ड्राई प्लेसेस भी आपको देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब आप देखोगे आईएमडी जो है वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं वो इंस्टॉल करने वाला है कुछ और की स्टेशंस पे, जैसे कि नुब्रा और जास्कर वैली की बात कर लो, पेंगोंग शो की बात कर लो, द्रास, कारगिल, इन रीजन्स की बात कर लो। ये आप मैप पे ज़रूर देख लेना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट जो कुछ भी है ना, वो सारा सीक्वेंस देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बड़े आने लग गए हैं आजकल। ठीक है, फिर आगे देखें इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है जिसको बोला जाता है लीफ नोज्ड बैट, अब केवल ये 150 ही रह गए हैं, और वो भी कहाँ पर, केवल कर्नाटका में ही मिलते हैं ये, और कहीं पे नहीं है, तो मतलब एंडेमिक हैं ये। ठीक है, वहीं पर लोकेटेड हैं, ज़्यादा नहीं है। अब इनका क्या पैटर्न है क्या नहीं, अभी तक देखो जैसे कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था ना, तो इनको तो कहीं ना कहीं मारने की कोशिश की, इनको ही नहीं बैट्स को मारने की कोशिश की थी, तो बैट की स्पीसी को भी कहीं ना कहीं थ्रेट है। ठीक है, और ये लोकली कर्नाटका में ही मिलते हैं, तो कर्नाटका में आप देखोगे वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो और बैट कंजर्वेशन सोसाइटी है वो साथ में मिलकर इस स्पीसी के लिए आगे काम करने वाले हैं कि कैसे भी करके स्पीसी को रोका जाए डिक्लाइन होने से, क्योंकि एक्सटिंक्ट ये वहाँ तक केवल एक केव है जो कि कोलर केव्स हैं। तो एक तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, कोलर केव्स कहाँ पर हैं, तो कोलर केव्स आ गई कर्नाटका में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और आप ज़रूर गूगल कर लेना एक बार कि कोलर केव्स के बारे में कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपको मिले उनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन की रेलेवेंस बनती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही कम जाना हुआ स्पीसी है, बट इसको फ्लैगशिप स्पीसी के तौर पे भी कंसिडर किया जा रहा है, जिससे कि इसको कंजर्व किया जा सके। तो पॉइंट जो था मेन चीज़ ये मैमल होते हैं, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। और मैमल का मतलब ये मतलब फीड करते हैं अपने बच्चों को जैसे एक ह्यूमन बीइंग करता है उस तरीके से ही। और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ देखो तो आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे है, बाकी मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में अगर बैट्स की टोटल स्पीसीज़ की बात करें तो लगभग 130 हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फिर जो इंडियन नेवी ने जो अपनी कॉस्ट कटिंग करने की बात की है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बताया गया है कि जो कैपिटल आउटले है नेवी के लिए, जो 2019-20 के बजट में कितना था 23,156 करोड़, वो बढ़ा करके 2020-21 में कितना किया 26,688 करोड़। दूसरा, नेवी ने अपनी जितनी भी डिमांड्स थी उनमें थोड़ी बहुत कट किया है कि जिससे कि लोड ना है, क्योंकि देखो कोविड-19 की वजह से बड़ी परेशानी हुई है। एक जो चीज़ है वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इस पैराग्राफ में, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये गुड़गांव में लोकेटेड है। कब स्टैब्लिश किया गया था, 2 साल पहले। इसमें आप देख सकते हो इंडियन ओशन रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है इंडिया के लिए, वो है चाइना का लगातार यहाँ पर डोमिनेंस होना, क्योंकि चाइना का जितना भी ट्रेड है वो इंडियन ओशन से होते हुए जाता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कंसर्न आ जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर बात आ जाती है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स की। तो अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं वो दो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, एक तो ईस्टर्न और एक है वेस्टर्न। दोनों के बारे में देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है और कौन फंडिंग दे रहा है। तो फ़िलहाल हम ईस्टर्न कॉरिडोर की अगर बात करें तो ये देखो आप, सैनवाल कहाँ पर है, ये है लुधियाना में। वहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक, दंकुनी। तो पंजाब से लेकर के ये वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। और आप देख लो कितने स्टेट से थ्रू, पंजाब हो गया, हरियाणा, फिर यूपी में एंटर हो रहा है, फिर ये बिहार में एंटर हो रहा है, फिर झारखंड, और फिर बाद में आ गया क्या आपका वेस्ट बंगाल। यहाँ तक ये ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है। और आप यहाँ पे नाम देखो, सब में न्यू लगा हुआ है, जितने भी स्टेशन हैं। न्यू का मतलब क्या हो गया कि मेन स्टेशन से थोड़ा साइड में ले जा करके। इसका टारगेट क्या होगा, देखो, एक तो फास्ट स्पीड से गुड्स को मूव कराना, दूसरा जो नॉर्मल रेलवे लाइंस हैं उन पर ट्रैफिक को रिड्यूस करना, और पैसेंजर जो ट्रेन्स हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करना। ये काम कहीं ना कहीं करने के लिए ये फ्रीट कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन होगा किसका, गुड्स का, मटेरियल का। तो होते क्या है ये देखो, इसमें दो आर्म्स होती हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया की बात करें तो दो आर्म है। एक तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो कि सोनीवाल लुधियाना पंजाब से शुरू होकर के दंकुनी वेस्ट बंगाल में बंगाल तक जाएगी। लिख लेना आप इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको फंडिंग मिल रही है कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ पे ही है आपको, ये ईस्टर्न जो कॉरिडोर है दैट इज़ 5750 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये लोन कहाँ से मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो और दूसरा आप देखोगे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, जाइका से, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो बड़ी माइन्यूट है, वो हमारे इतने काम नहीं आने वाली है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो 1500 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है जो कि दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के जवाहरलाल नेशनल पोर्ट ट्रस्ट JNPT मुंबई तक जाएगा, जिसमें आप देखोगे बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स आएंगे उनको भी ये कवर करेगा। ये देखो यहाँ पे इस वाले रीजन में जो भी आ जाएंगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, उनको भी ये कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। अब इसमें फिर माइन्यूट डिटेल्स हैं जो इतने हमारे काम के हैं नहीं, ठीक है। फंडिंग के बारे में बात की, फंडिंग कहाँ से आ रही है वो हमने देख ली है ही। बाकी आप देखोगे आपके सामने मैं स्क्रीन थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ, आप इजीली पोज करके एक बार रीडिंग मार सकते हो। बाकी जो मेन चीज़ है वो हमने अच्छे से देख ली है, ठीक है। ये देखो आप इजीली इस पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बाकी तो और कुछ मुझे लगा नहीं, इतना ही था मेन। तो चलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी पेज पे RBI का जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो। इसको मैं बिल्कुल स्क्रीन फिट कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके रीडिंग कर लेना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर है अभी फ़िलहाल इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में आप इस पे देख सकते हो कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना वो कितने थे और अभी कितने हैं। तो अभी घट कर के लगभग टोटल जितनी लैंडिंग है ना बैंकों की, उसका लगभग 7.5% तक आप देख सकते हो कि NPA अभी चल रहा है, ओके। दूसरा, NPA जितना बड़ा क्यों, इसका सवाल सबसे बड़ा है। तो ये इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिल रहा है कि 2005 से 2012 तक क्रेडिट ग्रोथ देखें तो बहुत ज़्यादा हुई थी, रैपिड क्रेडिट ग्रोथ हुई थी, बहुत ज़्यादा लोन दिया गया था। साथ में ना तो कोई प्रॉपर एक क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम हुआ करता था, ना प्रॉपर मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे। तो इस वजह से कमियां रही सिस्टम में, और विलफुल डिफ़ॉल्टर जैसे विजय माल्या जैसे या नीरव मोदी जैसे नाम आते रहते हैं, तो इन लोगों ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया। तो इस चक्कर से क्या हो गया, लगातार NPAs फिर बाद में आने वाले टाइम पर एक प्रॉब्लम का कारण बनते रहे। तो 2013 से ये शुरू है, 2020 आ गया, अभी तक भी NPAs की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। बाकी बीच में जो है वो बड़ी माइन्यूट डिटेल है जो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो डिटेल दी गई है ना, ये RBI की रिपोर्ट है ना, जिसमें ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग बताते हैं इंडिया में। और ये 8.5% वाला सिंपल सा मैंने आपको बता ही दिया, क्रक्स जो था। बाकी आप एक बार रीडिंग मारना चाहो मार सकते हो। तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। EPFO के बारे में आप ज़रूर देख लेना एक बार गूगल करके। वैसे EPFO कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फिनांस मिनिस्ट्री, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, नहीं सॉरी,
ईपीएफओ आता है लेबर मिनिस्ट्री में, ठीक है। ये थोड़ी डिटेल आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी क्यों ये जो 8.5% का जो फाइनलाइजेशन हुआ है ना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री के बीच में मीटिंग हुई है, फिर उसके बाद में फाइनलाइज हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो ईपीएफओ है वो लेबर मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है। और बाकी डिटेल आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना गूगल पे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट है ये बॉडीज़ जो है, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।